students. Today in this video we will complete question answers of chapter 2nd of class 10 science NCERT. We have learned 14 questions in previous video, and in this video we will continue from question number 15. So first question is, name the sodium compound which is used for softening hard water. हमने उस सोडियम कंपाउंड का नाम बताना है जो यूज होता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए. सो इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट इज अ कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. दैट कंपाउंड विच इज यूज फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर इज सोडियम कार्बोनेट. फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि हार्ड वाटर क्या होता है. हार्ड वाटर होता है जिसमें जो मिनरल्स हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिनमें मिनरल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वो होता है हार्ड वाटर. तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हमें किस सोडियम कंपाउंड जो है हम उसको यूज़ करते हैं वो है सोडियम कार्बोनेट. नेक्स्ट 16th क्वेश्चन इज, what will happen if a solution of sodium hydrocarbonate is heated? Give the equation of the reaction involved. So its answer is, heating sodium hydrocarbonate yields sodium carbonate and carbon dioxide gas is liberated in the process. ये है कि जब हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो कौन कौन से कंपाउंड्स में डिसोसिएट होता है, हमें क्या मिलता है. तो ये है कि जब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमारे पास बनता है प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर. सो दिस इज द आंसर. Next, write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water. ये हमने बताना है, इस क्वेश्चन में इक्वेशन बतानी है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर की रिएक्शन हो रही है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस जो पढ़ी हैं, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें था जिसमें प्रेपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला टॉपिक से ये है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम वाटर के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है. द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर इज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल. ये 3/2 जो है हमने क्या किया है, इसको बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल को लगाया, तो हमारे पास क्या बनेगा, CaSO4 2 molecules of water, that is gypsum. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ gypsum. जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ रिएक्ट करवाती हैं तो जिप्सम की जो है फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a solution turns red litmus blue, its pH is likely to be, option first is A, second is B, third 5 and the fourth one is 10. एक सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, तो हमें बताना है कि उस सॉल्यूशन का की पीएच की वैल्यू क्या है. व्हाट इज द पीएच ऑफ दैट सॉल्यूशन. सो इट्स सॉल्यूशन इज, उसकी पीएच होगी 10, बिकॉज वी नो दैट जो 1 to 7 वो pH 1 to 7 pH जिनकी वैल्यू होती है वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं. 7 पे जो 7 pH पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और 7 से 14 तक जो होते हैं वो बेस होते हैं. तो अगर तो हमें पता है कि जो रेड को ब्लू लिटमस में कौन चेंज करता है, चेंज कौन करता है, बेस करता है. एसिड करता है ब्लू को रेड में, तो दैट मीन्स कि अगर रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है तो उसकी पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी. तो इस ऑप्शन में देखिए कि 1, 4 और 5 जो है दीज आर लेस देन 7, ओनली द वैल्यू विच इज 10 इज ग्रेटर देन 7. सो फिर
रेड टू ब्लू बेस होगा, वही चेंज करेगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 10 होगी. सो डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 19th question is, a solution reacts with crushed eggshells to give a gas that turns lime water milky. The solution contains, हमने बताना है कि एक सॉल्यूशन है, उसको हमने क्रस्ट एग शेल के साथ रिएक्ट करवाया है, तो एक गैस जो है उसमें से जो प्रोड्यूस हुई, उसने क्या किया, लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर दिया. तो उसमें क्या होगा, उस सॉल्यूशन जो है, उस सॉल्यूशन में क्या होगा जो लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर देगा. तो फर्स्ट ए ऑप्शन इज NaCl, बी इज HCl, सी इज LiCl मतलब लिथियम क्लोराइड, डी इज KCl. इसका आंसर इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. देखते हैं कैसे. Eggshells contains calcium carbonate which on reaction with HCl liberates carbon dioxide gas which turn lime water to milky. कहते कि जो एगशेल है, एगशेल क्रस्ट एगशेल में क्या होता है हमें पता है, उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है. और जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तब ही हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसकी फॉर्मेशन होगी. और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही हेल्प करेगी लाइम वाटर को मिल्की में चेंज करने के लिए. सो इसकी रिएक्शन ये होगी, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि क्रस्ट एगशेल में होता है और HCl के साथ वो रिएक्ट करेगा तो बना देगा कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देगी. Next question is, 10 ml of a solution of sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount HCl solution required to neutralize it will be. इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहते कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml सॉल्यूशन है उसको न्यूट्रलाइज किसने किया, 8 ml HCl ने किया. तो अगर हमारे पास 20 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो बताइए कि कितना HCl का अमाउंट चाहिए कि हम उसको न्यूट्रलाइज करें. अब देखिए, पहले में NaOH था, उसकी क्वांटिटी थी 10 ml, तो उस 10 ml को 8 ml एसिड ने न्यूट्रलाइज किया. तो अब सेकेंड केस में NaOH की जो क्वांटिटी है वो 20 ml होगी, दैट इज डबल ऑफ 10 ml. तो पिछले वाले केस से वो डबल होगी. तो दैट मीन्स कि हमें एसिड की क्वांटिटी भी डबल चाहिए ताकि वो न्यूट्रलाइज हो. तो उसका मतलब ये है कि पीछे जो हमें HCl की क्वांटिटी थी 8 ml, तो इसमें क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 2 मीन्स हम डबल कर देंगे तो 16 ml की जरूरत पड़ेगी ताकि 20 ml NaOH को न्यूट्रलाइज कर सकें. So its answer is, since 10 ml of sodium hydroxide requires 8 ml of HCl, so 20 ml of NaOH requires 8 into 2 is equals to 16 ml of HCl. Hence the answer is option D. So D is the correct answer. Next question is, which one of the following types of medicines is used for treating indigestion? इनमें से कौन सी मेडिसिन जो है हम यूज करते हैं इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए. ऑप्शन इज एंटीबायोटिक, सेकेंड इज एनाल्जेसिक, थर्ड इज एंटासिड एंड द लास्ट ऑप्शन इज एंटीसेप्टिक. तो हमें पता है, वी नो दैट कि जो एसिडिटी है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कौन करता है, बेस करता है. तो
तो वो जिन मेडिसिन में बेस होता है उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड के एंटी जो है, उसके जो अगेंस्ट है, उसको जो न्यूट्रलाइज कर देगा, दैट इज एंट एसिड। तो इसमें क्या कौन सी मेडिसिन होगी? एंट एसिड। तो इट्स आंसर इज indigestion is due to excess production of acid in the stomach. Medicines used to treat indigestion is called an antacid. Next, 22nd question is, why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों नहीं कंडक्ट करता, बल्कि जो रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इट्स आंसर इज distilled water doesn't contain any ionic compound in it. जो डिस्टिल्ड वाटर है वो क्या है, उसमें कोई भी आयनिक कंपाउंड नहीं होता। Whereas rain water has a lot of compounds. कहता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें आयनिक कंपाउंड नहीं होता, बल्कि जो रेन वाटर है उसमें बहुत सारे आयनिक कंपाउंड जो हैं वो होते हैं। So देखते हैं नेक्स्ट क्या है। रेन वाटर हैज डिसॉल्व्ड एसिडिक गैस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड दैट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। This means that it has hydrogen ion and carbonate ions. Therefore, with the presence of acid, rainwater can conduct electricity. कहते कि रेन वाटर जो है, रेन वाटर क्या करता है, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसके साथ रिएक्ट करके फॉर्म कर देता है, कार्बोनिक एसिड बना देता है। तो जो कार्बोनिक एसिड है, we know that acid release H positive ion. तो क्या करेंगे, अब कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड इज H2CO3, तो उसमें से कार्बोनेट आयंस भी निकलेंगे और हाइड्रोजन आयन भी निकलेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए मस्ट है कि आयंस होने, आयंस मस्ट है। अगर आयंस होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, अदरवाइज वो क्या होगा, इंसुलेटर होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो अब तो कार्बोनिक एसिड बन गया, इसमें से आयन प्रोड्यूस हुए, कार्बोनिक आयन और हाइड्रोजन आयन। देयरफॉर विद द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स रेन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब एसिड्स में है जिसमें से आयंस निकले, इसी वजह से जो रेन वाटर है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why do acids not show acidity behavior in the absence of water? कहते हैं absence of water में जो acids होते हैं वो acidic behavior क्यों नहीं show करते? Its answer is the acidic behavior from acids is because of the presence of hydrogen ions. Hydrogen ions can only be produced in the presence of water, and therefore water is definitely needed if acids are to show their acidic behavior. Acidic behavior किसकी वजह से शो होता है? एसिडिक बिहेवियर जो शो होता है वो होता है H पॉजिटिव आयंस की वजह से। We know that it is also the property of acids that acids release H positive ions. So जो H positive ion जो है वो एसिड्स सिर्फ और सिर्फ वाटर में प्रोड्यूस करते हैं। अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब ही एसिड जो है वो क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। तो एसिडिक बिहेवियर के लिए H पॉजिटिव आयन का होना ज़रूरी है, और H पॉजिटिव आयन तभी आएगा अगर वो वाटर जो एसिड में प्रेजेंट होगा। तो अगर वाटर ही नहीं होगा तो H पॉजिटिव लूज नहीं करेंगे, अगर H पॉजिटिव लूज नहीं करेगा तो वो एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। दैट मीन्स कि जो वाटर है उसकी प्रेजेंस जरूरी है, एब्सेंस ऑफ वाटर में वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, equal lengths of magnesium ribbons are taken in test tube A and B. Hydrochloric acid is added to test tube A while acetic acid is added to test tube B. Amount and concentration taken for both the acids are same. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? कहते हैं हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है A और B।
जो दोनों में इक्वल अमाउंट और इक्वल कंसंट्रेशन में हमने मैग्नीशियम रिबन डाला है। ए टेस्ट ट्यूब में हमने HCl डालना है और बी टेस्ट ट्यूब में हमने एसिटिक एसिड डालना है। अब हमने देखना है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में से जो फिजिंग है वो अकर होगी और मोर विगरसली किस टेस्ट ट्यूब में होगी। तो वो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। HCl is a strong acid whereas acetic acid is a weaker acid. Fizzing occurs because of the production of the hydrogen gas obtained due to the reaction of the acid on the magnesium ribbon. Since HCl is a very strong acid, there is a lot of liberation of hydrogen gas from test tube A. Therefore, more fizzing takes place in test tube A. कहते हैं कि जो HCl है वो क्या है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है। फिजिंग जो है तभी अकर होती है जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही होती है। तो हाइड्रोजन गैस कब इवॉल्व होती है? वी नो दैट व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद एसिड्स देन salt and hydrogen gas is salt is formed and hydrogen gas is evolved. तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो मैग्नीशियम इज अ मेटल एंड मेटल को हम एसिड्स के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और वही हाइड्रोजन गैस जो है वो हेल्पफुल है फीजिंग में। अब फीजिंग जो है मोर विग्रसली होगी टेस्ट ट्यूब ए में, क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में हमने HCl डाला है और HCl जो है इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसमें से ज्यादा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। दैट्स वाई जो फिजिंग है मोर विग्रसली किस में अकर होगी, अकर इन टेस्ट ट्यूब ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेश मिल्क हैज अ pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. कहते कि जो फ्रेश मिल्क है उसकी pH की वैल्यू 6 होती है, बट जब हम उसको चेंज करते हैं कर्ड में तो उसकी pH जो है उसका क्या होता होगा, क्या कम होती होगी या ज्यादा होती होगी, बताइए। इट्स आंसर इज फ्रेश मिल्क इज टर्न टू कर्ड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड रिड्यूसेस द pH ऑफ द मिल्क। जब हम मिल्क को कर्ड में चेंज करते हैं तो इन द प्रोसेस जो लैक्टिक एसिड है वो प्रोड्यूस होता है। तो लैक्टिक एसिड मतलब ये क्या है, एसिड। तो एसिड क्या करता है, जो pH की वैल्यू है उसको क्या करता है, कम करता है, क्योंकि जो कम होती है pH वैल्यू वो कौन होती है, एसिड्स होती हैं। तो मीन्स जो लैक्टिक एसिड है वो प्रोड्यूस होगा और वो pH की वैल्यू जो है मिल्क की pH की वैल्यू pH को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क. A. Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? Why? Second is B is why does this milk take a long time to set as curd? कहते एक मिल्कमैन है, उसने बहुत स्मॉल अमाउंट जो बेकिंग सोडा की है वो हम फ्रेश मिल्क में डाल दी है। तो फर्स्टली वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों उसने मिल्क की pH को 6 से थोड़ा alkaline की तरफ शिफ्ट कर दिया। Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? Means 6 से slightly alkaline means base. तो means उसने उसे pH को बढ़ाया। तो क्यों बढ़ाया? पहले इसका आंसर देखते हैं क्या है। He shifted the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline to prevent milk from getting sour due to production of lactic acid. उसने दूध को, मिल्क को खट्टा होने से बचाने के लिए उसके pH को बढ़ा दिया। मीन्स वी नो दैट कि उसकी प्रोडक्शन जब दूध है वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो लैक्टिक एसिड क्या है, एसिड है, तो वो उसका जो सब्सटेंस का टेस्ट जो है वो सोर हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे क्या खराब होना शुरू हो जाएगा। तो उसी को बचाने के लिए वो क्या करता है कि जो मिल्क है उसको क्या करता है,
उसके pH को बढ़ा देता है, स्लाइटली अल्कलाइन कर देता है, बेकिंग सोडा डालता है। तो बेकिंग सोडा क्या है? इज अ बेस। तो दैट्स वाई he uses baking soda because he prevent milk from getting sour due to the production of lactic acid. सेकेंड क्वेश्चन था why does this milk take a long time to set as curd? तो वो जिस मिल्क में उसने बेकिंग सोडा डाला है वो वाला मिल्क जो है वो कर्ड बनने के लिए ज़्यादा टाइम क्यों लेता है? तो इसका आंसर भी क्या होगा? This milk takes long time to set into curd because the lactic acid produced here has to first neutralize the alkali present in it. तो वो वाला दूध जो है मिल्क है वो कर्ड बनने में ज़्यादा टाइम इसीलिए लेता है बिकॉज हमने अब पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा अभी कि जब जो फ्रेश मिल्क है वो कर्ड में जब चेंज होता है तो क्या होता है, उस प्रोसेस में लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है। तो लैक्टिक एसिड क्या करता है? लैक्टिक एसिड पीएच को कम करेगा। तो पहले क्या करेगा, जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ जब मिल्क से कर्ड बना उस प्रोसेस में जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ तो वो वाला लैक्टिक एसिड पहले क्या करेगा, पहले तो जो बेस था क्योंकि हमने उस मिल्क में बेस डाला है तो उसकी पीएच वैल्यू बढ़ गई थी, पहले वो लैक्टिक एसिड उस पीएच को बैलेंस करेगा, जब नॉर्मल जो मिल्क है उसके बराबर लेके आएगा पहले बेकिंग सोडा वाले मिल्क को, क्योंकि उसमें बेस डाला था तो वो लैक्टिक एसिड पहले क्या करेगा, पहले जो उसमें बेस प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करेगा और मिल्क की नॉर्मल पीएच वैल्यू लेके आएगा। फिर उसके बाद फिर वो जाके कर्ड जो बनाएगा वो वाला उस प्रोसेस में वो पीएच जो है उसको कम करेगा। तो उसके लिए तो टाइम लगेगा बिकॉज जब नॉर्मल जो मिल्क है उससे कर्ड बनाना तो वो डायरेक्ट जो लैक्टिक एसिड है वो पीएच को रिड्यूस कर देगा और कर्ड की फॉर्मेशन होगी। बट इसमें क्या है, पहले वो जो बेस हमने डाला है उसको न्यूट्रलाइज करेगा देन जाके कर्ड की फॉर्मेशन करेगा, तो इसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। कहते जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है हमें उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों स्टोर करके रखना चाहिए, बताइए। इसका आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज मॉइस्चर कैन अफेक्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस by slowing down the setting of the plaster of Paris because of hydration. This will turn plaster useless. कहते हमें इसीलिए उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए क्योंकि अगर हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखेंगे तो क्या करेगा, वो मॉइस्चर से जो मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो उससे क्या होगा कि उसको सेट होने में टाइम लगेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को सेट होने में टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन। तो अगर उसको सेट होने में टाइम लगेगा तो वो एक हिसाब से यूजलेस ही हो गया, क्योंकि हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हम किसके लिए यूज करते हैं, ताकि वो मतलब जल्दी से सेट हो जाए। जैसे हम उसको बोन्स को ठीक करने के लिए यूज करते हैं ताकि वो अपनी पहली पोजीशन में ही रहे। तो अगर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम मॉइस्चर वाला यूज करेंगे तो वो क्या है, वो उसको सेटिंग होने में टाइम लगेगा। तो अगर हम अपने यूजेस में पढ़ा था कि हमारे घरों में भी यूज होता है, जैसे वॉल्स बनाने के लिए यूज होता है, तो अगर वो टाइम लेगा सेट होने में तो दैट मीन्स कि वो एक हिसाब से यूजलेस ही है। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। आंसर इज द रिएक्शन ऑफ द एसिड प्लस बेस गिव्स अ प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर। ये हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो बहुत बार ये जो एग्जाम्पल करी थी, प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो उस रिएक्शन को ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट और वाटर जो है वो प्रोडक्ट बनाता है, तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसकी एग्जाम्पल्स होंगी, फर्स्ट एग्जाम्पल इज
NaOH प्लस HCl, तो इसमें NaOH जो है वो क्या है, बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड द HCl इज अ एसिड। तो ये रिएक्ट करेंगे एसिड बेस, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा सॉल्ट विच इज NaCl एंड द सेकेंड वन इज वाटर। In the second example, magnesium hydroxide plus carbonic acid. This is a base and carbonic acid. This is a acid. तो प्रोडक्ट बनेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट विच इज अ सॉल्ट एंड वाटर। लास्ट क्वेश्चन इज गिव टू इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। हमने टू यूजेस बताने हैं दोनों के, वॉशिंग सोडा के और बेकिंग सोडा के। फर्स्ट पढ़ते हैं वॉशिंग सोडा के। इसका क्या है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। ये ग्लास, सोप और पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। सेकेंड इज इट कैन बी यूज डोमेस्टिकली एज वाटर सॉफ्टनर फॉर लॉन्ड्री। हम वॉशिंग सोडा को नॉर्मली घरों में भी यूज करते हैं, घरों के काम के लिए, जैसे कपड़े धोने के लिए या एज अ डिटर्जेंट क्लींजर, कई काम है इसके। अब पढ़ते हैं यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, सॉरी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के क्या है, फर्स्ट है इट कैन बी यूज टू टेस्ट द गार्डन सॉइल फॉर एसिडिटी। इफ बबल्स आर डेवलप्ड देन द सॉइल इज टू एसिडिक। हम सॉइल जो है उसकी एसिडिटी चेक करने के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। अगर तो बबल्स बनने शुरू हो गए, अगर हमने सॉइल के साथ बेकिंग सोडा मिक्स किया तो अगर उसमें से बबल बनने शुरू हो गए, दैट मीन्स कि द सॉइल इज टू एसिडिक, कि वो जो मिट्टी है, सॉइल है, वो बहुत ही एसिडिक है। नेक्स्ट पॉइंट इज it is used as an antacid in medicine to remove acidity of the stomach. तो we know that baking soda is a base. So base जो है वो क्या करेगा, जो एज अ मेडिसिन हम इसको यूज करते हैं एज अ एंटासिड, कि जो हमारे अंदर जो एसिडिटी होती है उसको ये क्या करता है, खत्म करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। सो जो बेकिंग सोडा इसका एक यूज ये भी है। So today we have completed question answers of chapter 2, acid, bases and salts. So in the next video, in the next lecture, we will start next chapter. For more updates, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.